नहीं है। जिसको ओबलाइज करना है, किया जा सकता है तो अभी कर लेना चाहिए। और मैं इस बात को आंकड़ों के साथ में कह सकता हूं। आप ही लोग हमसे पूछते थे और हम आपको बोलते थे कि ठीक नहीं चल रहा है, और हमारी बात साबित हुई। अभी हाल ही में राज्यसभा का चुनाव हुआ तो राज्यसभा का जब चुनाव का परिणाम आया आपके सामने, आपने देखा कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने उनकी पार्टी के एजेंट को वोट दिखा करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि बहुत बड़ी स्तर पर नाराजगी थी, निराशा थी, जलालत थी, जिसका हम जिक्र आज से नहीं कई महीनों से कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के हालात हैं। कांग्रेस पार्टी का कैडर नाराज पड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा एक बार नहीं अनेकों बार कह चुकी है कि कांग्रेस के जो सरकार के जो कामकाज करने का तरीका, उससे कोई भी आदमी खुश नहीं, कोई भी कार्यकर्ता खुश नहीं। जब कांग्रेस के कैडर खुश नहीं, कांग्रेस के नेता खुश नहीं, कांग्रेस के विधायक खुश नहीं, सुखी नहीं, कांग्रेस के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे रहे हैं, कांग्रेस के मंत्रिमंडल की बैठक से आंसू बहाते बहाते निकल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री दौड़ करके उनको पकड़ करके वापस लाते हैं। इस तरह का तमाशा कभी भी हिमाचल प्रदेश में किसी सरकार का लोगों को देखने को नहीं मिला जो वर्तमान सरकार का देखने को मिला है। और ऊपर से इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं, उनके कुछ और नेता कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं। पहले अपनी हालत तो देखिए। ये विधायक, 6 विधायक आपके कांग्रेस के इलेक्शन एजेंट को वोट दिखा करके चले गए, और भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के गए। इसलिए गए क्योंकि बार बार उनने जलालत सहन की, बार बार उनने आग्रह किया, बार बार उनने बात की, नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई। और इसके बाद उनका कहना है कि इसके बाद हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। चुने हुए प्रतिनिधियों को इस प्रकार से जलील करना, और वो अपने कुछ ऐसे लोग जो कभी कुछ बने नहीं लेकिन कैबिनेट रैंक के साथ बैठे हुए हैं, वो सरकार को चला रहे हैं, सरकार को हाँक रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उनको सेल्फ इंस्पेक्शन करना चाहिए, अपना आत्म निरीक्षण करना चाहिए सरकार को अपने कामकाज का। और उसके बाद आगे की बातें तो मैं कहने नहीं चाहूंगा। कांग्रेस का ही एक नेतृत्व का एक डेलीगेशन हिमाचल प्रदेश में आता, वो अपनी रिपोर्ट दिए हुए है। वो रिपोर्ट आप सबके पास है, उसके बाद जिक्र करने की आवश्यकता नहीं, वो सार्वजनिक रूप से सब जानते हैं। लेकिन मैं इतने में जरूर कहना चाहता हूं कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में जो एक स्थिति बनी है, कांग्रेस की सरकार अपनी लोकप्रियता तो बहुत पहले खो चुकी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अपना बहुमत भी खो चुकी है। और उसमें सबूत के तौर पर हम आपके सामने उन बातों का जिक्र करने के लिए रुके थे। हम इस बात को बड़ा साफ कह रहे हैं। जब हेल्थ पर कट मोशन था, कट मोशन के बाद मंत्री महोदय जी ने जवाब दिया। जवाब देने के बाद जब वो डिमांड वोट के लिए रखी गई विधानसभा के अंदर, और वॉइस वोट के आधार पर उसको पारित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने बात कह करके हमारी बात को नकार दिया। जब हमने डिवीजन मांगा था, डिवीजन नहीं दिया गया था, सुनी नहीं, और बात बिल्कुल अनसुनी करके एडजॉर्न कर दिया हाउस।
और दूसरी बात, जब बजट पारित करने की बात थी तो भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को 100 मार्शल के साथ विधानसभा से उठा करके बाहर कर दिया गया। और यह परिस्थिति उस सूरत में, जब आप लोगों ने भी, हम लोगों ने, सब लोगों ने देखी, पूरे देश ने देखी है, तो उसका अभिप्राय सीधा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सही मायने में सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं रह गया है। और शायद मुझे लगता है कि इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो वर्तमान में जो जिस प्रकार के निर्णय आनन फानन में जल्दबाजी में करने की कोशिशें कर रहे हैं, उससे जाहिर होता है कि कांग्रेस का भविष्य अब बहुत ज्यादा हिमाचल प्रदेश में नहीं है। बाकी मित्रों, जहां तक मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ अधिकारी सीमाओं को लांघ रहे हैं, और मैंने इस बात को पहले भी कहा है कि अधिकारियों से आप काम करें, ईमानदारी से काम करें, नियमों के मुताबिक काम करें, लेकिन कांग्रेस की सरकार के भविष्य के साथ अपने भविष्य को ना जोड़ें। इस सरकार का भविष्य नहीं है लंबा। और जहां चुनाव आयोग ने घोषणा कर दिया हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा की सीटों के संदर्भ में, उस मामले को लेकर के मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप सब पूछेंगे भी उस बारे में, कि सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं, विधानसभा सचिवालय को नोटिस दिया गया है, अध्यक्ष महोदय जी को, और उसका जवाब वो देंगे। और आगामी आने वाले समय में हमारा पार्टी का नेतृत्व तो क्या इस सारे मामले को लेकर के विचार करेगा, निर्णय करेगा, इस बारे में आपको अलग से जानकारी आपको दे दी जाएगी। प्रमुख रूप से मित्रों मैं यही कहूंगा कि जो हिमाचल प्रदेश में सरकार आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, उस सारी चीज को लेकर के वो बंद करे। चुनाव है, चुनाव का सामना करें। और वैसे भी मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान सरकार ने जो इस स्कीम की जो घोषणा की है, जिस स्कीम का विशेष तौर से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, एक तो उनको अपने हर योजना के साथ गांधी का नाम जोड़ना जरूरी लगता है, लेकिन अब यहां तक ही बात नहीं रही है, अब उसके बाद फिर अपना नाम भी साथ में जुड़ना चाहिए। तो ये सुख की सरकार, और हिमाचल प्रदेश में अभी 3-4 योजनाओं का जिक्र हो गया मेरे ख्याल में, सुख योजना, और इस योजना के साथ भी सुख जोड़ दिया गया है। तो उनको अच्छा लगता होगा ये सारी चीज को लेकर के, लेकिन सुख की अनुभूति माताओं बहनों को होगी कैसे? इसमें मैं देख रहा हूं जो नोटिफिकेशन है, मैं उस सारी चीज में आप लोगों ने उसका जिक्र कर भी दिया है पहले मीडिया ने, अधिकांश महिलाएं तो उसमें पात्र ही नहीं है। अगर उस क्राइटेरिया को अगर हम देखें, जो क्राइटेरिया तय किया है, उस क्राइटेरिया में तो हम इस बात को देख रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं हिमाचल प्रदेश की, मैं उनको पढ़ना आप छोड़ देता हूं, मैं इसमें बहुत सारी महिलाएं इसमें पात्र ही नहीं होंगी। किसी को पेंशन मिलती है परिवार को तो वो पात्र नहीं होंगे। और कहा तो उन्होंने ये था कि हिमाचल प्रदेश की 18 से 60 साल की सभी महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। अगर सभी महिलाओं की बात आती तो उनकी संख्या हिमाचल प्रदेश में 22 लाख बनती है। और मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मैं हिमाचल प्रदेश में 5 लाख, जो अभी जो घोषणा की है उसके अंतर्गत 5 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। अगर 18 से 60 साल महिलाओं के लिए कहा था तो ये योजना तो 22 लाख महिलाओं के लिए होनी चाहिए थी, 5 लाख महिलाओं के लिए कैसे हो गई फिर सीमित?
अगर 22 लाख महिलाओं को आपने 1500 रुपए अगर देने की अगर बात करनी है तो एक साल में बजट का प्रावधान आपको 4000 करोड़ रुपए करना पड़ेगा। उसके लिए बजट में जिक्र ही नहीं है। फिर भी उसके बावजूद कहा कि 800 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च करेंगे, 5 लाख महिलाओं के लिए जो देंगे। और 5 लाख महिलाएं हैं कौन? अब जब उसकी जो नोटिफिकेशन आई तो उसमें हमने वो देखा कि वो सारे वो तो महिलाओं का नंबर बहुत कम रह गया इसमें, जिनकी पात्रता है। उस पात्रता के क्राइटेरिया को आप नोटिफिकेशन में अगर देखेंगे, मुझे लगता है कि अगर इसको ये चाहिए होगी तो आपको उपलब्ध होगी। मैं यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की 50% आबादी लगभग महिलाओं की, माताओं बहनों की है। उनके साथ इस प्रकार का भद्दा मजाक करना, उनको बार बार जलील करना। लोग विधानसभा के चुनाव में झूठ बोल करके उनसे वोट लिए, लेकिन उनके लिए जो वादा किया था उसको पूरा किया नहीं। आप फिर उसी वादे को फिर लोकसभा के चुनाव में दोहरा रहे हैं। इससे बड़ा अपमानजनक जो है मजाक जो है वो कोई और हो नहीं सकता है। और झूठ बोलने की बात, मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि झूठ बोलने के तमाम रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पूरे कर लिए हैं। मित्रों, आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में एक अच्छा रुझान बना है। बहुत बड़ी संख्या में लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस बार में पूरे देश भर में लगभग 12 से ज़्यादा चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो भारतीय जनता पार्टी शामिल कर चुके हैं पूरे देश भर में। और आने वाले समय में भी मैं यही कहूँगा कि ये चुनाव जो है समर्पित है विकास के लिए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 10 वर्ष के इस कार्यकाल में किया है। और उनके नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। पूरा देश इस बात को लेकर के हर जगह चर्चा कर रहा है कि देश का प्रधानमंत्री कोई होगा तो नरेंद्र मोदी जी होंगे। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के नाते नरेंद्र भाई मोदी जी होंगे। और बहुत बड़े बहुमत के साथ जो अब की बार नारा दिया गया है एनडीए के लिए, अब की बार 400 पार। और हिमाचल प्रदेश में मैं यही कहूँगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा सहयोग डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए हिमाचल प्रदेश को मिला है। हम कभी भी उनका ऋण चुकता नहीं कर सकते हैं। और उस दृष्टि से 2014 में 4 सीटें जीती, 2019 में 4 सीटें जीती, 68 की 68 सीटों पर हमने जीत हासिल की थी। और अब की बार फिर 2019 के उस रिकॉर्ड को दोहराना चाह रहे हैं। 2024 में 4 सीटों पर जीत होगी और बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत होगी, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। मित्रों, मुझे सिर्फ इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जब सरकार अलम मत में है तो क्या आप विधानसभा भंग करने की अपील करेंगे या अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात करेंगे या फिर सरकार बनाने का दावा करेंगे? देखिए, फिलहाल तो हम ये है कि लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अगर लोकसभा के चुनाव के साथ ये 6 विधानसभा के चुनाव भी जो घोषित हो चुके हैं ये चुनाव भी होंगे तो निश्चित रूप से 6 के 6 उपचुनाव भी जीतेंगे, 4 लोकसभा भी जीतेंगे। और उसके बाद फिर प्रदेश सरकार के संदर्भ में बात करेंगे। क्या सर बागी भाजपा में शामिल होंगे? देखिए, इन सारी संभावनाओं पे तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि उन सभी विधायकों ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और अपनी विधानसभा की सदस्यता खोई है। और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में सांसद बनाने में, जीत दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उस योगदान को स्मरण करते हुए उस दिशा में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और पार्टी का नेतृत्व अंतिम फैसला इस पर देगा। सर, जानकारी ये है कि जो 6 बागी हैं वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में आपने कांग्रेस के काडर की बात की थी। काडर तो इससे भाजपा का भी नाराज हो सकता है, तो भाजपा के लिए आपके पास प्लान बी क्या है? देखो, हमारा कैडर नाराज नहीं होता है। कोई आता है, हम अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं, उनको सम्मान भी देते हैं। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से जलील उनको किया, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे कि
उनका सम्मानजनक